नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, जैसा कि हम पहले से बता चुके हैं कि हम जो यूपीएससी के प्री के 1995 से लेकर 2020 यानी कि 25 सालों के सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये उसी सीरीज का हमारा छठा वीडियो है। सबसे पहले हमने एंशियंट इंडिया को 4 वीडियोज में कवर किया है और मेडाइवल इंडिया का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और आज मेडाइवल इंडिया का दूसरा वीडियो है। दोस्तों, जिन दोस्तों ने ये पुराने 5 वीडियोज नहीं देखे होंगे, वो उन वीडियोज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं और वहाँ से उस लिंक से उस वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज अपने मेडाइवल इंडिया के दूसरे वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। देखो दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन है: राजा राम, गंगाबाई, नानाजी देशमुख और बालाजी विश्वनाथ। तो यहाँ पर आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो थे, उन्होंने क्या किया था कि संभाजी के बाद जब साहू जो साहू थे, साहू जी मतलब संभाजी के बाद साहू जी जो राजा बने थे, गद्दी पे बैठे थे, उनकी जीत के समय उन्होंने क्या किया, एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस जीत से जितने भी मराठे सरदार थे साहू के पक्ष में हो गए। इसलिए बालाजी विश्वनाथ इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने दोस्तों, दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है। अब आपके सामने एक मानचित्र है, ये मैप है तब का जब इंडिया बहुत बड़ा हुआ करता था। इसमें 4 ऑप्शंस हैं: 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज्य, हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। इस क्वेश्चन को मैप के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या होगा, 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये अकबर का पूरा राज्य है। तो अकबर का राज्य आप देख सकते हो कि ये जो पिंक कलर से अकबर का राज्य है और एक्सपेंशन जो अकबर के बाद हुआ था वो ब्लू कलर से है। तो अब अगर हम क्वेश्चंस के पास आते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो डायनेस्टी है, ये अकबर के डायनेस्टी को बताता है। इसलिए इसका आंसर क्या है, 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 इवेंट्स दिए हुए हैं, इन इवेंट्स को आपको उनके जो क्रम है उसमें अरेंज करना है। तो इवेंट्स है: विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिरोज तुगलक की मृत्यु। देखो दोस्तों, अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, विजयनगर के कृष्णदेव जी का जो शासन था वो 1509 से 1530 ईस्वी तक था। यानी कि सबसे पहला विजयनगर कृष्णदेव का शासन आएगा। फिर कुतुब मीनार का निर्माण जो कि 1206 से 1210, पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 और फिरोज तुगलक की मृत्यु जो थी 1388 में हुई थी। तो विजयनगर के जो कृष्णदेव राय का शासनकाल है वो सबसे एक तरह से पीछे आएगा, यानी कि लास्ट में आएगा। अब यहाँ 2 ऑप्शन है जिसके लास्ट में 1 है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पुर्तगालियों का भारत आगमन उससे पहले है, यानी कि पुर्तगालियों का भारत आगमन 3rd। फिर उससे पहले है कुतुब फिरोज तुगलक की मृत्यु। फिरोज तुगलक की जो मृत्यु थी वो 1388 में हुई थी। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो होगा ये अपना आंसर होगा। 39 क्वेश्चन है, फिर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इधर भी ऑप्शन। हम आपको इन दोनों ऑप्शंस के लिस्ट को मैच करना है। इक्ता, जागीर, अमरम, मोकस और यहाँ दिए हुए मराठे, दिल्ली के सुल्तान, मुगल और विजयनगर। तो देखो इक्ता क्या था, एक इक्ता जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने इक्ता किया था, ताकि इससे क्या था कि इक्ता एक जमीन होती थी जिसको कि किसी भी मतलब सैन्य प्रमुख को दे दिया जाता था और उससे राजस्व इकट्ठा करके सेना का खर्च चलाता था। जागीर, जागीर मुगलों के टाइम था। अमरम, अमरम विजयनगर से संबंधित है और मोकस मराठों के से संबंधित है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, बी।
निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसको मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? देखो दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह जिनका शासन 1556 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा, ये बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इनको प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह। लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा के शासक ययाति केसी द्वारा कराया गया था और ये भुवनेश्वर में स्थित है। फिर यहाँ दो ऑप्शंस दिए गए, आपको इन ऑप्शंस को मिलाना है। यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कवि हैं और सामने उनका व्यवसाय है। तो देखो दोस्तों, नामदेव जो थे वो एक दर्जी थे और कबीर जो थे एक जुलाहा थे, रविदास मोची थे और जो सेना थे वो नाई थे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। देखो, जब चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तब किसे शासनकाल था? इल्तुतमिश का शासनकाल था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? देखो, मुगल काल में जो सूरत का बंदरगाह था उसको मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से होके शुरू होती थी, सूरत से ही प्रारंभ होती थी। इसलिए मुगल काल में मक्का का द्वार किसे कहा जाता? सूरत को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही रूप से सुमेलित? अब आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन जो है सही है। देखो, 4 ऑप्शन है: दीवाने बंदगानी तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। देखो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो दीवाने बंदगानी फिरोज शाह तुगलक, यानी कि दीवाने बंदगान मतलब गुलामों का विभाग, और दीवाने मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, यानी कि भू राजस्व विभाग। दीवाने कोही यह मोहम्मद बिन तुगलक से है, इसका मतलब होता था कृषि विभाग। और दीवाने अर्ज बलबन यानी कि सैन्य विभाग। इसलिए अपना ऑप्शन ए सही है। 46 क्वेश्चन क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, एक उसका रीजन है। अपने को बताना है कि स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, और अगर स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है तो क्या जो रीजन है वो स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। स्टेटमेंट है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। रीजन है, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। देखो दोस्तों, खानवा का जो युद्ध है वो 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। इसमें बाबर द्वारा राणा सांगा को पराजित किया गया था। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ था, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो दोनों कथन है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और दोनों सही है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित चित्र दिखाता है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य, शाहजहां का साम्राज्य, औरंगजेब का साम्राज्य। यहाँ इंडिया का मैप दिया गया है। ये इंडिया का मैप जब इंडिया बहुत ही बड़ा हुआ करता था तब का मैप है ये। हम इस क्वेश्चन को एक मैप के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो ये शाहजहां के साम्राज्य को दिखाता है। अब आइए देखते हैं इसका मैप हम। ये जो मैप है शाहजहां के एम्पायर का मैप है। तो अगर आप इस मैप से मिलाते हो इस क्वेश्चन को, देखो दोस्तों, ये जो दोनों जो मैप है ना एक दूसरे के बराबर है, इसलिए इस मैप के थ्रू मैं आपको दिखा सकता हूँ कि शाहजहां का साम्राज्य। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस भक्त
किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? देखो दोस्तों, रामानंद जो थे वो पहले संत थे जिन्होंने अपने संदेश का प्रचार प्रसार हिंदी में किया। भक्ति आंदोलन आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय भी इन्हीं को है। तो इसका आंसर होगा रामानंद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। सी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने गुलामों के लिए एक विभाग जिसका नाम है दीवाने बंदगान, उन्होंने रखा दीवाने बंदगान की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा और सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की व्यवस्था शुरू की थी और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपना ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा नहीं बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पे उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बैठा, इसलिए ऑप्शन गलत है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, तो ये बी ऑप्शन भी गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले से एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया था, ये भी गलत है। इसलिए डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, ये सही है। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। बी, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरकाना को जीतना। सी, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति अमुदारिया पर निर्धारित करना। मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। देखो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। काबुल की सीमा से जो सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां ने बल्ख और बदख्शां में मित्र शासक को गद्दी पर बैठाया ताकि वहां के जो कबीलाई विद्रोही है उन पर नियंत्रण रख सके, क्योंकि अगर उसका मित्र शासक होगा तो वो काबुलाई विद्रोहियों पर नियंत्रण रखेगा ताकि वो शाहजहां के खिलाफ विद्रोह ना करे। क्वेश्चन नंबर 51, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। अब इसका रीजन है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। अब ये दोनों जो ऑप्शन है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों सही है, इसके बारे में हमको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके शासन में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में मानव और पशु मारे गए थे, इसके कारण महामारी फैल गई थी। इससे बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ दिया और 2 वर्षों तक कन्नौज के निकट स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि ये अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मुस्लिम धर्मत्व की उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। डी, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक का जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद जो था वो फिरोज तुगलक का समकालीन था। इसने तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहादारी की रचना की। 2 रचनाएं आपको याद रखनी होंगी, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी। बर्नी ने भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। तो अपना ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। थर्ड, औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था।
फोर्थ, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। देखो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि ऑप्शन 2 और 4 दोनों सही है। शेख नसरुद्दीन चिरागे देहली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। देखिए, जो नसरुद्दीन था उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। नसबंदी संप्रदाय के सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। कादरी संप्रदाय को भारत में प्रथम बार शेख निजामतुल्लाह तथा मखदूम मोहम्मद जिलानी लाए, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और सेम वही स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। देखो दोस्तों, जो अकबर थे उन्होंने काबुल को जीतकर साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अफगानिस्तान की ओर सैनिक अभियान किया। तो पहला ऑप्शन तो अपना सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि उनका उद्देश्य अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करना नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसलिए 54 का ऑप्शन सी सही है। चलते हैं 55 के क्वेश्चन पर। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए और इसका रीजन है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहा था। देखो दोस्तों, जो शाह आलम द्वितीय थे गद्दी पर बैठने के बाद अपने वजीर नजीब खान रोहिल्ला के डर से प्रारंभ में अपनी राजधानी से दूर अन्य जगह पर रहा। नजीब खान की स्थिति उस समय बहुत मजबूत थी। तो जो ये पहला जो ऑप्शन है कि शाह आलम द्वितीय साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर रहा, ये सही है। लेकिन वह किसके कारण से रहा? वह अपने जो सेनापति थे, सेनापति नहीं, उसने अपने वजीर, जो सेनापति नहीं वजीर नजीब खान रोहिल्ला के डर से रहा। तो यहाँ भी ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन आर गलत है, इसलिए सी, इसका भी आंसर सी ही होगा। 56 क्वेश्चन है। सलुआ नरसिंहा ने प्राचीन राजवंश को समाप्त कर राजवंशी पदवी ग्रहण की। वे राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो सलुआ नरसिंहा जो थे वो विजयनगर के शासक थे। इन्होंने विरूपाक्ष द्वितीय, जो कि संगम वंश का अंतिम शासक था, उसको पराजित करके 1485 में सालू वंश की स्थापना की थी। तो देखो, पहला ऑप्शन तो सही है कि सलुआ नरसिंह ने प्राचीन राजवंश को समाप्त करके राजवंशी पदवी ग्रहण की। और दूसरा जो ऑप्शन है कि वो राज्य को और अधिक पतन तथा विघटन से बचाना चाहते थे, ये ऑप्शन कहीं से कोई मतलब इसका कोई तुक ही नहीं है, तो ये गलत है। इसलिए जो 57 का जो 56 का जो आंसर होगा वो भी सी ही होगा। अब आते हैं 57 क्वेश्चन की तरफ। मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठे सर्वाधिक समृद्ध देशीय शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। देखो दोस्तों, जो मुगल शासन था, मुगल शासन का जब पतन हुआ तो भारत में मराठे जो थे उससे समृद्ध हो गए। इस तरह से जो पहला ऑप्शन है वो तो सही है। संयुक्त भारत देश की स्पष्ट जो संकल्पना थी वो मराठों ने नहीं की थी, ये प्राचीन भारत में बनी थी। इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से जो जितने ये 4 क्वेश्चन, सारों का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान। अब देखो, बाबर को जो भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला जो आलम खान था उसके बारे में क्वेश्चन है कि आलम खान आखिर कौन था। इसके 4 ऑप्शन है। इब्राहिम लोदी का संबंधी था, इब्राहिम लोदी का संबंधी था, उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। दिलावर खान के पिता इसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला था। पंजाब प्रांत का एक उच्चाधिकारी जो अपनी जाति के प्रति
इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट था। तो अब इब्राहिम लोदी कौन था, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, आलम खान जो था उसने दौलत खान लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पराजित हुआ था। तो आलम खान जो था वो इब्राहिम लोदी का संबंधी था और वो दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? देखो दोस्तों, जो धर्मत का युद्ध है वो शाहजहाँ के उत्तराधिकारी औरंगजेब तथा दार सिकोह के मध्य 1658 में लड़ा गया। दार सिकोह जो था वो औरंगजेब के द्वारा पराजित हुआ। इसका आंसर होगा सी, औरंगजेब तथा दार सिकोह। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? अब इसमें बताना है कि मुगल सम्राट जो जहांदार शाह थे उनके शासन का अंत कैसे हुआ। देखो दोस्तों, मुगल सम्राट जहांदार शाह का जो भतीजा था फर्रुखसियार, उसने मुगल सम्राट जहांदार शाह को पराजित किया और इसमें उसकी मदद सैयद बंधुओं ने की। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी। एक युद्ध में अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। सेकंड, भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभक अमीर खुसरो थे। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से दोनों ऑप्शन सही है या एक ऑप्शन सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे हम आते हैं। देखो, जो किताबे नौरस है वो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा रचा गया था। इब्राहिम आदिल शाह जो थे द्वितीय, वो बीजापुर के शासक थे और अमीर खुसरो को भारत में कव्वाली के पिता के रूप में जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों के दोनों ही सही हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? देखो दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान यानी कि एक टाइप का पोलो, जिसको आज के टाइम में हम पोलो खेलते हुए देखते, आपने पोलो को देखा हुआ खेलते हुए, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? आराम शाह गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर बताएं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में 1206 में प्रथम स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य का नींव डाला था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? देखो दोस्तों, यहाँ का आंसर क्या होगा, आंसर होगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में आए थे, रामानुज 1017 से 1137 ईस्वी के बीच में आए थे और चैतन्य 1486 से 1553 ईस्वी के बीच में आए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिम्हा सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। थर्ड, वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। फोर्थ, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। अब बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है और उसको देख के ये जो आंसर है वो बताना है। देखो दोस्तों, यहाँ जो चारों ऑप्शन है वो चारों के चारों सही है। जो नरसिम्हा सुलू थे उन्होंने संगम वंश को समाप्त कर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और सुलू वंश की नींव डाली। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो गया। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर तुलु वंश की स्थापना की। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। वीर नरसिंहा के उत्तरवर्ती कृष्णदेव राय थे, तो तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती क्या थे? अच्युत राय थे, तो
चौथा ऑप्शन भी सही हो गया, इसलिए अपना जो ऑप्शन डी है वो सही है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? देखो दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 ईस्वी में, और जो नसरुद्दीन महमूद, जिनका शासन 1395 से लेकर 1412 ईस्वी तक चला, वो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। इसका आंसर क्या होगा? नासिरुद्दीन महमूद। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। और डी, 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। देखो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए। निजाम शाह वंश के मलिक अहमद ने 1498 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा आंसर सही है। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सेना का प्रमुख नियुक्त किया था। रामदास के जो पश्चात जो गुरु हुए वो अर्जुन देव हुए, जिन्होंने सिखों को गुरुमुखी लिपि दी। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा बी, 2 और 3 सही होगा। क्योंकि देखो, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, सही है। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये भी सही है। लेकिन बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सेना का सैन्य प्रमुख बनाया था। कौन से बृहत मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट का मंदिर हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है, यानी कि भगवान विष्णु का मंदिर है वो। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में प्रारंभ हुआ। यह विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। तो इसका आंसर होगा अंकोर वाट मंदिर। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? देखो दोस्तों, राजा वोडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की और इनके टाइम पे विजयनगर का शासक वेंकट द्वितीय था। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? देखो दोस्तों, 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली, और वह अनुमति किसने दी? मुगल शासक जहांगीर ने। इसलिए इसका आंसर होगा सूरत। फिर से यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और वही स्टेटमेंट और रीजन वाला क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। रीजन क्या? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। देखो दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उन्होंने स्वर्ण सिक्का जारी किया जो दिनार कहा गया, ये बात तो सही है। लेकिन इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ये रीजन नहीं है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा? अब देखो, यहाँ पे सारे शासक दिए हैं, आपको अरेंज करना है कि पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया। इसका आंसर होगा सी, सबसे पहले बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी
जो है 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर शाह 1489 से 1517 ईस्वी, और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? देखो दोस्तों, जो तुकाराम थे वो 1608 से 1650 ईस्वी में थे, और तुकाराम मराठा भक्त संत तथा कृष्ण के अनुयायी थे। ये दो मुगल शासकों के समकालीन थे, जहांगीर और शाहजहां। और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन में जहांगीर है, जहांगीर सही आंसर होगा। भारत के इतिहास संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हामिद लाहौरी एक यात्री थे जो शाहजहां के शासन में भारत आए थे। शाहजहां ने इनको राजकीय इतिहासकार नियुक्त किया। इन्होंने बादशाहनामा पुस्तक की रचना की, इसमें शाहजहां के काल का निर्णय है। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? देखो दोस्तों, विजय विट्ठल मंदिर हम्पी में अवस्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसका निर्माण कृष्णदेव राय द्वारा कराया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम्पी। दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का ये मेडाइवल इंडिया का सेकंड वीडियो आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो में भी एक दिन बाद आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों, जो हमारे जो पुराने वीडियोज हैं, एंशिएंट इंडिया और मेडाइवल इंडिया के वीडियोज, एंशिएंट इंडिया के को 4 वीडियोज में कवर किया गया है, मेडाइवल को 1 में। उन सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।